अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे है। ठीक है, साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर है वो कवर करेंगे, फिर डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर और सेंसेशन वाला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम यानी ओवरऑल देखेंगे साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी होती हैं और हमारी सेंसेशन कैसे होती है, हमारा बिहेवियर क्या है, ये सारा कुछ हमने आज के लेक्चर में देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो कंटेंट को हम अगर देखें तो ये हमारे पास हरीश कुमार की जो है वो बुक है, ये हमारे पास रेफरेंस बुक है। इसमें से आपका एग्जाम बनता है। आपके जो क्वेश्चन है वो यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसमें से आते हैं, और जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो आपने इसके प्रिपेयर करना है। बुक की लाइंस को भी आपने थोड़ली देख लेना ताकि आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। जो यूनिट वन है आपके पास वो सारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। यूनिट टू में आपके पास डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर और सेंसेशन के बारे में है। यूनिट थ्री में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिट है यूनिट थ्री, जिसमें आपके कोग्निटिव प्रोसेस में कोग्निटिव प्रोसेस में आपके पास परसेप्शन क्या होता है, अटेंशन क्या होती है, लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग पे क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, आपकी मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज कैसे होती है, फॉरगेटिंग क्या है, फॉरगेटिंग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये सारा कुछ आप जो है वो यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग के टाइप्स क्या हैं, थिंकिंग पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या फर्क है, इंटेलिजेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, वो सारा आपने यहाँ पे पढ़ना है। और लास्ट में इसके जो लास्ट में है वो आपके पास हैबिट्स और इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में है। उसके बाद आपके पास मोटिवेशन का चैप्टर होगा, आपके पास इमोशन का चैप्टर होगा, और आपके पास जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड चैप्टर होगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा यूनिट फोर में। फिर यूनिट फाइव की तरफ अगर आप आओ तो उसमें आपके पास सारी पर्सनैलिटी है। ठीक है, पर्सनैलिटी वाला चैप्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। पर्सनैलिटी की थ्योरी से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी टाइप्स कौन सी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि आपके मेन करिकुलम का जो है आपके पास पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ योर करिकुलम वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। तो आपके लिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास कौन कौन सी आपके पास स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, आपके पास प्री नेटल फेज कौन सा होता है, इन्फेंसी फेज कौन सा होता है, उसमें क्या क्या एजेस होती हैं, फिर उनमें क्या फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और जो आपके पास लेटर ऑन जो लाइफ में डेवलपमेंट होती है सोशल एंड इमोशनल, वो सारी आपके पास लिखी होगी। ठीक है, आपके पास जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होती है, प्यूबर्टी कौन सी स्टेज में आती है, ओल्ड एज में बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे आपका कोग्निटिव प्रोसेस अफेक्ट होता है, वो सारा आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ोगे। उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में चैप्टर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अडल्ट क्या है, इन्फेंसी पीरियड में क्या साइकोलॉजिकल नीड्स है। उसके बाद आपके पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का चैप्टर है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का चैप्टर भी आपके पास साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 में आपके पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, और फिर आपके पास जस्ट ग्लोसरी है आपका, जो है वो यूनिट नंबर 8 पे खत्म हो जाएगी आपकी बुक। ओके, सो हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पे हाईलाइट की हुई चीजें जो आपको मेन याद करने की जरूरत है। आपने थोरली चैप्टर को एक बार रीड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए, लेकिन आपने याद क्या करना है, जो मेन चीजें हैं, जो हाईलाइटेड चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा पेज है ना, ये जो पहले स्टार्टिंग में दो पेज हैं, इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको कि आपके पास साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, उसकी रूट्स कहाँ पे हैं, कौन कौन से फिलोसफर आए, उन्होंने अपने क्या क्या जो है वो कंसेप्ट दिए साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डेमोक्रिटस है। ठीक है, वो ग्रीक फिलोसफर था, उसने एटॉमिक थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। उसके बाद आपके पास अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल जो है वो आपके पास एमिनेंट फिलोसफर है, जिसने साइकोलॉजी के टर्म को जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया था। ठीक है, और उसने कहा था कि जो आपके पास वर्ड साइकोलॉजी है वो टू वर्ड से ड्राइव्ड है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है, आपकी स्टडी ऑफ योर माइंड। ठीक हो गया। ओके, देन आज जो आप फर्दर फर्दर आपके पास जो है वो ये एक डेफिनेशन आ गई आपके पास कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद फर्दर जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो कहा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल कैसे हो सकता है, क्योंकि सोल जो है वो आपके पास क्लियर
लिए एग्जिस्ट नहीं करती, सोल कहाँ पे, आप इसके बारे में बता नहीं सकते। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन जो है वो विद टाइम बिंग चेंज होती रही। कभी कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, कभी कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, और कहीं पे कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर परफॉर्मेंस। ठीक है। अब आप नीचे आ जाओ, फिर उसके बाद आता है एस ऑगस्टीन के बारे में, कि एस ऑगस्टीन ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया। उसने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली होता है अपने अंदर झांकना, सब्जेक्टिव रिस्पेक्शन, कि आप कहाँ जो है वो जा रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इन सब चीजों को फील करना और अंडरस्टैंड करना इज बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन। यानी आप खुद अपने दिमाग के अंदर झांकते हो और देखते हो कि आपके इमोशनल प्रोसेस क्या है, आप चीजों को कैसे प्रोसेस करो। उसके बाद डेस्क्रेट्स है। डेस्क्रेट्स जो है वो, उसने थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म दी थी। ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म ये कहते हैं कि बॉडी एंड माइंड दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, यानी हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है और हमारी बॉडी अलग तरीके से काम करती है। उसके बाद हमारे पास फ्लोरेंस है। फ्लोरेंस ने जो है वो हमारे पास ब्रेन के बारे में बताया था। ठीक है। उसने कहा ब्रेन जो है वो खुद डिफरेंट प्रोसेसेस करता है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर बनता है। उसके बाद आज जो आप नीचे, जी फेंचर एक जर्मन जो है वो साइकोलॉजिस्ट था, और उसने जो है वो फेंचर जो है वो लॉ दिया था। उसके बाद हरमन एम्बिगस है। उसने जो है वो फील्ड ऑफ मेमोरी में काफी काम किया था और उसने डिक्लेयर थ्योरी ऑफ मेमोरी दी थी। आपने यहाँ से ये बातें याद करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे वाला जो पॉइंट है ना, वो विलियम वंडन का है। विलियम वंडन जर्मन साइकोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। साइंटिफिक साइकोलॉजी कह लो या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कह लो, उसने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया था। कैसे? उसने जो है वो एक लैब कंस्ट्रक्ट की थी लिप्सिक यूनिवर्सिटी में। यानी पहले जो है वो साइकोलॉजी जस्ट चीजों को इंस्पेक्ट करना, ऊपर ऊपर से देखना, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना था, कोई उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे। बट विलियम वंडर ने क्या किया कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास फ्रांसिस गैल्टन है। फ्रांसिस गैल्टन ने जो है वो मेंटल एबिलिटीज को मेजर करने पे काम किया। ठीक है। बिनेट एंड साइमन, बिनेट यहाँ पे देखो, बिनेट एंड साइमन ने जो है वो टेस्ट क्रिएट किए इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए। ठीक है। और इसीलिए बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी है, पास्ट पेपर में आ भी चुके हैं और आपकी एक्सरसाइज में भी है। फिर उसके बाद आपका पैलव है। पैलव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्या किया था, उसने बिहेवियरिज्म पे बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उस पे आइवन पैलव ने बहुत काम किया था और उसको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। ठीक है। तो ये जितनी हाईलाइटेड चीजें हैं यहाँ पे, आपने उनको अच्छे से जो है वो याद कर लेना। जैसे विलियम वर्नट, इसका एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। यानी ये आपके पास थोड़ी क्रैमिंग वाला पार्ट है, आपको इसको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। साइकोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी की डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन आई। कभी कहा गया कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है, कभी कहा गया स्टडी ऑफ माइंड है, कभी कहा गया कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इनकी डेफिनेशन ये किस किसने दी थी वो भी आपके सामने लिखा हुआ है कि अरिस्टोटल ने दी सोल वाली डेफिनेशन, प्लेटो ने दी स्टडी ऑफ माइंड वाली, और विलियम जेम्स ने कहा कि क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो अभी हमारे पास एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ये है कि साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये अभी एक्सेप्टेड है। बाकी सारी डेफिनेशन वक्त के साथ साथ आती रही और रिजेक्ट होती रही। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने उन पे जो है वो क्रिटिक किया। ठीक है। कि ये डेफिनेशन ऐसे कैसे हो सकती है, सोल आप कैसे कह सकते हो कि सोल क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इंटरनल बिहेवियर क्या होता है और एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होता है। इंटरनल बिहेवियर आपका वो बिहेवियर होता है जो कि आपके अंदर जो है वो चल रहा होता है। ठीक है। और एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होता है, एक्सटर्नल बिहेवियर आपका वो होता है कि जो आउटवर्ड लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी जो आपका बाहर भी नजर आ रहा होता है, ऑब्जर्वेबल रिएक्शन होते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ साइकोलॉजी पे आ जाओ। नेचर ऑफ साइकोलॉजी में आपके पास क्या है कि साइकोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है। यानी साइकोलॉजी में हम बेसिकली क्या क्या चीजें जो है वो देखते हैं, क्या कंडीशन फुलफिल करती है साइकोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले है मेथड। ठीक है। साइकोलॉजी में हमारे पास साइंटिफिक इन नेचर है, ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है। आप इसमें ऑब्जर्वेशन करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो और लास्ट में उसकी वेरिफिकेशन करते हो। तो जितना बाकी सारी साइंसेस में आपके पास एक सर्टेन मेथड यूज होता है, उसी तरह साइकोलॉजी में भी आपके पास एक सर्टेन मेथड यूज होता है। उसके बाद कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम साइकोलॉजी में भी देखते हैं। हम देखते हैं
कि क्या आप काम करोगे तो क्या आपका बिहेवियर पे अफेक्ट होगा, अगर आप ये स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे तो पर्सन का बिहेवियर कैसे अफेक्ट होगा। ठीक है, ये सारा कुछ हम जो है वो साइकोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ फैक्ट्स हम करते हैं, हम फैक्ट को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। उसके बाद यूनिवर्सैलिटी, जिस तरह आप साइंस में कोई एक प्रिंसिपल ड्राइव कर ले तो फिर वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होता है ना, इसी तरह अगर आप साइकोलॉजी का भी कोई प्रिंसिपल ऐसा ड्राइव करते हो तो वो हर जगह पे, हर पॉपुलेशन पे जो है वो एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन एट एवरी प्लेस एंड एनी टाइम। उसके बाद आ जाती है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी बेसिकली क्या होती है कि आपने जो इसमें रिजल्ट दिया वो वैलिड है, ठीक है, यानी आप उनको जो है वो ऐसे चेंज नहीं कर सकते, वो वैलिड है। और उसके अलावा रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कि आप उसको जब रिपीट करोगे ना, सेम कंडीशन देके रिपीट करोगे तो आपका वही रिजल्ट आएंगे जो पहले आए थे। ठीक है, तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने साइकोलॉजी को कहीं भी परफॉर्म किया, तो मतलब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कहीं भी अप्लाई किया तो हर टाइम उन्होंने सेम रिजल्ट दिया। तो क्या है, साइकोलॉजी वैलिड भी है और रिलायबल भी है। उसके बाद आती है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब वही जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वो आप कहीं पे भी कैसे भी कर लो, बट आपने कंडीशन सेम प्रोवाइड करनी है तो हमेशा रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हम जब कोई रिसर्च करते हैं ना, उसके बाद हम उसमें जो आउटकम सारे आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको जो है वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सर्वे फिल करवाया, फिर उसका सारा डेटा जो है वो एसपीएसएस में डाला और आपके पास आउटकम्स जनरेट हो गए। तो जितना हर फील्ड में रिसर्च होती है उतना साइकोलॉजी में भी रिसर्च होती है, और जब उसमें रिसर्च होती है तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैट्स के रूल्स वगैरह को अप्लाई करके अपना काम करते हैं। उसके बाद आती है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमने जब सारे रूल्स रेगुलेशन पता लग गए, हमने देखा ये होगा तो बिहेवियर पे ये चेंजेस आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक पर्सन की मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट ऐसा है तो वो ऐसे रिएक्ट कर सकता है, ये क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। फ्यूचर आपने डिटरमिन किया कि एक पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने कैसे किया, आपने साइकोलॉजी को अप्लाई करते हुए किया। उसके बाद आ जाओ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप का मतलब यह है कि कितना फैली हुई है कोई फील्ड, कितनी जो है वो वास्ट है। इसी तरह ब्रांचेस भी वही होते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या, सबसे पहले जर्नल साइकोलॉजी। जर्नल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हम नॉर्मल बिहेवियर ऑफ पर्सन को जो है वो स्टडी करते हैं कि नॉर्मल लाइफ कंडीशन होंगी तो पर्सन कैसे काम करेगा, उसकी इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी, उसकी सेंसेशंस कैसे काम करेंगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाओ एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है, जो एक पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है इन एबनॉर्मल कंडीशन। लाइक अगर कोई पर्सन बीमार है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई डिसऑर्डर्ड पर्सन है, किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कोई क्रिमिनल है, तो उनका कैसा बिहेवियर होता है, या जो सर्टेन कंडीशन है उनके बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट करती हैं, वो सारा हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नॉर्मल या जनरल साइकोलॉजी में हम आम पर्सन के बिहेवियर को देखेंगे, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम क्रिमिनल्स के, ड्रग एडिक्ट वगैरह या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड लोगों के जो है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आती है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी नाम से बात है, बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे कि विद टाइम बीइंग बच्चों की जो है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि बर्थ से लेके डेथ तक, ठीक है, आपके पास इनफेंसी से लेके आपके पास ओल्ड एज तक, आपके पास कैसे पर्सन का बिहेवियर, उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर एजेड लाइफ में जाके उसकी डीजनरेशन कैसे हो रही होती है बॉडी की, वो सारा कुछ आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को देखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे कौन सी इन्वायरमेंट में अच्छा पढ़ सकते हैं, टीचिंग मेथड का बच्चों के भी की एजुकेशन पे क्या इफेक्ट होता है, कौन सा मेथड ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं। हम देखते हैं कि हमने कैसे जो है वो बच्चों को लेके चलना है। स्पेशल लोग जो है उनको हम अलग एक कैटेगरी में कर देते हैं, आम बच्चों के लिए हम एक अलग कैटेगरी बनाते हैं, वो सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। उसके बाद आती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कह लो या वर्क प्लेस साइकोलॉजी कह लो, कि आपके लोग जो है वो इंडस्ट्री में या अपने वर्क प्लेस पे कैसे काम करेंगे, कौन से फैक्टर उनकी जो है वो वर्किंग पे गुड अफेक्ट करेंगे या कौन से जो है वो पुअर अफेक्ट करेंगे, वो सारा आप कहाँ पे देखते हो, आप देखते हो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, कि वर्क प्लेस में या अपनी जॉब में
कैसे आप उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, कैसे आप अपने वर्कर से ज्यादा यील्ड ले सकते हो, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करो, ये सारा आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में देखते हो। कंपैरेटिव साइकोलॉजी है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को जो है वो कंपेयर करते हैं विद एनिमल बिहेवियर। बेसिकली हम स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर को, फिर उसको कंपेयर कर लेते हैं विद ह्यूमन बिहेवियर कि कैसे डिफरेंशिएट है। आपको एक्सपेरिमेंट किसी एनिमल पे करो और फिर देखो कि वो ह्यूमन से कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपके पास क्या है, आपके पास कंपैरेटिव साइकोलॉजी में। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस और ये सारी जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उनके अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए किसी पर्सन के बिहेवियर को या किसी पेशेंट के बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हो, और उन पे जो है वो मेडिकेशन या काउंसलिंग और ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करके उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे आपके पास एक मेंटली सिक पर्सन आया, आपने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई की ताकि उस पेशेंट को ट्रीट किया जा सके, तो दैट विल बी क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि आपने साइकोलॉजी को अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और हम जो है वो स्टडी करते हैं लोगों के बिहेवियर को। आप नई थ्योरीज बनाते हो, आप जो है वो सर्टेन लॉज को टेस्ट करते हो, ये सारा कुछ आप एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में करते हो। उसके बाद आ जाती है आपका सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, आप एक पर्सन के बिहेवियर को विद इन सोसाइटी ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि पर्सन का बिहेवियर कैसे जो है वो सोसाइटी में जाके कैसे चेंज होता है। एक पर्सन जो है वो घर में बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जब वो बाहर लोगों के साथ जाता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, कुछ एम्बीवर्ट्स होते हैं। तो दैट ऑल विल बी स्टडीड इन सोशल साइकोलॉजी। उसके बाद आती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आप बेसिकली देखोगे कि पर्सन का जो है वो फिजियोलॉजी कैसे उसके साइकोलॉजी पे अफेक्ट करती है, या साइकोलॉजी जो है वो फिजियोलॉजी पे कैसे अफेक्ट करती है। जैसे अगर आप नर्वस हो, जब आप नर्वस होते हो आपका आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, आपको स्वेटिंग होने लग जाती है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। आप देखते हो नर्वसनेस का आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, या अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी का आपके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आप बीमार हो आपकी लर्निंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सो दैट ऑल विल बी स्टडीड इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। उसके बाद एक लास्ट साइकोलॉजी की फील्ड है, दैट इज पैरा साइकोलॉजी। पैरा साइकोलॉजी में आप बेसिकली देखते हो पैरा कह लो, जब हम पैरा का वर्ड यूज करते हैं ना तो समझ लो हम एक तरह से जो है वो डिसेबल्ड की बात कर रहे होते हैं। जिस तरह पैरा ओलंपिक्स होता है जिसमें हम डिसेबल्ड लोगों का ओलंपिक्स होता है ना, उसको पैरा ओलंपिक कहते हैं। इस तरह पैरा साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी की ऐसी फील्ड जो थोड़ी डिसेबल्ड है। लाइक ये कि वो सारे कंसेप्ट जिनको हम साइंटिफिकली साइकोलॉजी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन सबको हम पैरा साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बड़ी मजे मजे की इसमें जो है वो बताती हूँ। एक आपके पास होती है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाला ना, कि पर्सन जो है वो उसको लगता है कि सोल्स हैं और ये गोस्ट वगैरह ये सारा कुछ आप उस फील्ड में देखते हो। टेलीकाइनेसिस, या मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप चीजों को बगैर टच किए उनको हिला रहे होते हो। ये सारी बातें जो नॉर्मली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन सबको हम पैरासाइकोलॉजी में डाल देते हैं। वो साइकोलॉजी की एक अदर फील्ड में हम जो है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं कि साइकोलॉजी में अप्रोचेस कौन सी हैं, या साइकोलॉजी में डिफरेंट जो है वो क्या क्या जो है वो डिफरेंट माइंडसेट साइकोलॉजी में प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पास टोटल यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। एक आपके पास स्ट्रक्चरलिज्म है, एक फंक्शनलिज्म है, एक बिहेवियरिज्म है, एक गेस्टोल्ट साइकोलॉजी और एक आपके पास साइको एनालिसिस है। जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आपके पास बॉडी और माइंड जो है वो दोनों मिल के काम करती हैं। ठीक हो गया, तो ये वाला कंसेप्ट आपका विलियम वर्नन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वाली क्या है कि आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस और आपकी फिजिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इंपॉर्टेंट है, आप काम कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आपका परसेप्शन, मेमोरी, फीलिंग जो है ये आपकी मेंटल एक्टिविटीज है और यही आपके बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। ठीक है, उसके बाद है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट आएगा, और ये इसका मेजर जो आपका मेजर पर्सन इसमें है वो BF स्किनर है। ठीक है, और वॉटसन है। ये जो दो मेजर पर्सन है वो बिहेवियरिज्म के मेन फाउंडर्स हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो हर पर्सन के बिहेवियर को हम लर्निंग प्रिंसिपल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी आप जो काम आप लर्न कर लेते हो आप उसको बार बार जो है वो रिपीट करते हो। जैसे बचपन में आपको जो है वो अगर जिन बच्चों को छोटे होते हुए नमाज सिखाई जाती है वो बचपन से ही नमाज पढ़नी शुरू करते हैं। सो दैट ऑल इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ
लर्निंग, ठीक है। आपने बच्चों को लर्न कराया, उनको रिवॉर्ड दिया। अगर बच्चे नमाज पढ़े आपने उनको रिवॉर्ड दिया कि आपको चॉकलेट मिलेगी, आप अच्छा पढ़ोगे आपको चॉकलेट मिलेगी। सो दैट ऑल इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। और अगर आप बुरा करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। आपकी इंसल्ट हो गया आपको डांट पड़ेगी, सारी क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट है, आपको कोई फिजिकल पनिशमेंट मिल सकती है, या कोई आपको जो है वो एक्स्ट्रा होमवर्क वगैरह मिल सकता है। ये सारा जो है वो पर्सन को के बिहेवियर को डिफाइन करता है। उसके बाद है गैस्ट्रल साइकोलॉजी। गैस्ट्रल साइकोलॉजी में ना गैस्ट्रल ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। आप आगे जाके परसेप्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, टोटल 5 से 6 प्रिंसिपल हैं जो गैस्ट्रोल्ट ने दिए थे। उनके अकॉर्डिंग वो कहता है कि पर्सन जो है उसका माइंड इनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, ठीक है। तो गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कहता है कि एक पर्सन को आपने एज अ होल जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। गेस्टल्ट का लाभ क्या कहता है कि पर्सन जो है वो किसी भी चीज को एज अ होल जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो गेस्टल्ट साइकोलॉजी में ये कंसेप्ट है। उसके बाद है साइको एनालिसिस का कंसेप्ट। इसका मेन फाउंडर सिगमंड फ्रूड है, ठीक है। जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है वो भी सिगमंड फ्रूड को ही कहा जाता है। तो इसने बेसिकली क्या कंसेप्ट दिया था, उसने कहा था कि आपका जो माइंड है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। उसने ये आपके पास जो है वो कंसेप्ट दिया था कि आपके पास स्टेजेस ऑफ माइंड क्या है, 3 है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। ये आपके पास क्या है, आपकी उसकी स्टेजेस ऑफ माइंड और कंपोनेंट्स उसने आपकी पर्सनालिटी के दिए थे, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रूड ने इसका कंसेप्ट दिया था कि आप जो है वो साइको एनालिसिस को देखो, आपको देखो आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आपकी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड होती है, ये सारा कुछ आपने आप कंसेप्ट सिगमंड फ्रूड ने दिया था। तो ये आपके पास क्या थे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे जो कि एक पर्सन की साइकी को या एक पर्सन के बिहेवियर को डिफरेंट तरह से देखते हैं। और उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। जिसका हमारे पास साइंटिफिक मेथड होता है ना, उसी तरह का मेथड ऑफ साइकोलॉजी होता है। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी में बेसिकली बताया हुआ है कि साइकोलॉजी साइंटिफिकली कैसे काम करते हैं। जब हम साइकोलॉजी में कोई काम कर रहे होते हैं तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड। आप किसी पर्सन की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हो, आप ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड में एक्सटर्नल इंक्वायरी होती है, यानी आप किसी पर्सन को अपने 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हुए देख रहे हो। आप देख रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी साइंटिफिक स्टडी में। आप पर्सन को क्या करते हो, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हो, आप पर्सन को एक्सटर्नली जो है वो ऑब्जर्व करते हो, उसको वैलिडेट करते हो, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन की टाइप्स होती हैं आपके पास। एक होती है आपके पास नेचुरल ऑब्जर्वेशन, और दूसरी होती है आपके पास कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कि उसमें आप पर्सन को ना किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो जैसे आप आउटवर्डली उसको बताए बगैर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। एक पर्सन जो कर रहा है आप उसको करने दे रहे हो, जस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। कंट्रोल में क्या होता है कि आप चीजों को मैनिपुलेट करते हो और फिर देखते हो कि पर्सन का बिहेवियर कैसे अफेक्ट होगा। तो इसको आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को क्या कह सकते हो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्यों, क्योंकि उसमें हम सिचुएशन को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और फिर देखते हैं पर्सन का बिहेवियर कैसे चेंज होगा। ये आपके पास बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा। जैसे कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, आपने उस पर जो है वो इस तरह से कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किया, आपने इन्वायरमेंट को चेंज किया और देखा कि पेशेंट का बिहेवियर साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। एक और तरह से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक हो गया। और जो आपके पास नॉन पार्टिसिपेटिव क्या है, उसमें पर्सन जो है वो दूर दूर से जस्ट ऑब्जर्व करेगा, वो उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद जब आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, उसमें आपने सबसे पहले एटिकेट प्लानिंग करने का, आपने किसको कैसे कब कहाँ ऑब्जर्व करना है। फिर आपने पर्सन के बिहेवियर को आउटवर्डली ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग है, जो आपने ऑब्जर्व किया आपने उसको एज इट इज लिखना है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी वीडियो कैमरा का या टेप रिकॉर्डर का, किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे। लास्ट में आप एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, आप देखोगे ये मैंने कंडीशन प्रोवाइड की तो ये रिजल्ट आए, और उसको फिर जर्नलाइज कर दोगे। जो आपने सारी बातें ऑब्जर्व की उनको फिर आपने पूरी पॉपुलेशन पे जर्नलाइज करना है कि जहाँ पे जो भी बंदा होगा उस पे यही रूल अप्लाई होगा। अब जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो ना, तो उसकी लिमिटेशन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए।
क्या लिमिटेशन हो सकती है कि अगर किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल आपको मुझे पता हो कि हमें हमारी मामा कोई काम करते हुए देख रही है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं, हम कोई गलती नहीं करते, हम कहते हैं हाँ मामा देख रहे हैं, डांट पड़ जाएगी। मतलब या फिर फॉर एग्जाम्पल आप चीटिंग कर रहे हो, आपका टीचर आ जाए, तो आप क्या करते हो, फौरन से चीटिंग मटेरियल छुपा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपके टीचर आपको पनिश कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को, क्या किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर में थोड़ी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल करने लग जाता है काम को। तो ये ऑब्जर्वेशन का एक इशू है कि इससे बिहेवियर में आर्टिफिशियलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। आप फिर उसके बाद ये कि आप हर चीज या हर ऑब्जर्वेशन, हर चीज को तो ना ऑब्जर्व कर सकते, एक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी कोई ट्रेन पर्सन होना चाहिए जो कि अच्छे से अपने सारे सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्व कर सके। और हर चीज की भी ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, और ये भी एक नॉन एथिकल बात है कि आप बगैर परमिशन के पर्सन को ऑब्जर्व करो या स्पाइंग वगैरह करो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप पर्सन उस चीज को, उस मैटर को कैसे ले रहा है, सब्जेक्टिवली कैसे ले रहा है, ये भी ऑब्जर्वेशन को या आपके आउटकम को अफेक्ट करता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी सिस्टर को, तो मैं थोड़ी बाइस्ड होकर ऑब्जर्वेशन करूंगी। तो ये क्या है कि ऑब्जर्वर बाइस भी कंप्लीटली नहीं छोड़ पाता। उसके बाद क्या है कि ट्रू इंटरफेरेंस आप कंप्लीटली नहीं कर सकते फ्रॉम ओनली आउटर अपीयरेंस, कि आपको बाहर से कैसे नजर आ रहा है उसकी बेस पे आप किसी चीज को जर्नलाइज नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन की क्या है, ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि आपका एक एक्सपेरिमेंटर होता है, लेबोरेटरी होती है, ऑपरेटर्स होता है, और आप क्या करते हो, डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करके, वेरिएबल प्रोवाइड करके फिर उनके आउटकम को देखते हो। अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, सबसे पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम होना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो एक्सपेरिमेंट करोगे ना, कोई मसला होगा तो आप उसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का होना जरूरी है। उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है कि आपने एक प्री सपोज सिचुएशन बनाई, एक गैस, एक तुक्का किया कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिजाइन है। आपने देखना है कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो अपना एक्सपेरिमेंट करना है। आपने जो है वो कंट्रोल ग्रुप कौन सा बनाना है, आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा बनाना है, किन लोगों को ऑब्जर्व करना है, सारा आपने डिजाइन या मेथोडोलॉजी में देखना है। उसके बाद आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, यानी जिन चीजों को हम एक्चुअली में मैनिपुलेट करके अपने जो है वो रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और एक्सट्रेनस वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो दूसरे किसी वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, यानी आपके कंट्रोल के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट करता है, जिसका वजह से आपका आउटकम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद है एक्सट्रेनस वेरिएबल। एक्सट्रेनस वेरिएबल वो होते हैं कि जो आपको पता भी नहीं होता और आपके एक्सपेरिमेंट पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके रिजल्ट्स को डिस्टोर्ट कर रहे होते हैं अननाउन नाउनली, ठीक है, यानी आपको पता भी नहीं है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी आपके रिजल्ट को डिस्टोर्ट कर रहे हैं। ओके। अब जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। आप कंट्रोल को थोड़ा डिटेल में हम देखने लगे हैं। कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो आप उसका साथ एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हो। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप मैनिपुलेट करते हो, कंट्रोल ग्रुप को बस आप साइड पे रख लेते हो, उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। बाद में आप उसके साथ रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो, ठीक है, कि अगर मैंने इन पे ये मैंने चीजें या ये इंटरवेंशन की, तो ये कंट्रोल ग्रुप से कैसे डिफर किए, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं दो ग्रुप बनाती हूँ, एक ग्रुप को मैं खाने के लिए फैटी फूड देती हूँ और दूसरे ग्रुप को मैं खाने के लिए नॉर्मल डाइट देती हूँ। तो मैं देखूंगी ये फैटी डाइट वाले लोगों को क्या अफेक्ट हुआ है, ठीक है, जो जिनको को मैंने फैटी डाइट दी उनकी बॉडी पे क्या अफेक्ट हुआ है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे किया। जबकि कंट्रोल ग्रुप को मैंने नॉर्मल डाइट दी। बाद में मैं दोनों के वेट को कंपेयर करके देखूंगी कि जो है वो फैटी डाइट का उन पर्सन पे क्या अफेक्ट हुआ। तो आपका दो ग्रुप का होना जरूरी है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और एक कंट्रोल ग्रुप का। अब हम कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों ग्रुप एक जैसे हों। एक टेक्निक होती है मैच पेयरिंग और दूसरी होती है आपका रैंडमाइजेशन। मैच पेयरिंग में क्या होता है कि मैं एक ही ग्रुप, लाइक मैं कोई 10 लोग लूंगी, उनमें से 5 को मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दूंगी और 5 को मैं कंट्रोल ग्रुप में डाल दूंगी। वो क्या होगी, मैच पेयरिंग होगी। यहाँ पे देखो टेबल में क्या किया हुआ है, 15 ईयर से
मैंने जो है वो दो ग्रुप बनाए 15-15 ईयर के। एक बंदे को मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया और एक को कंट्रोल ग्रुप में डाले, दोनों ही 15 ईयर के हैं, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो बाद में। उसके बाद रैंडमाइजेशन है। रैंडमाइजेशन में क्या होता है कि मैं बहुत लार्ज सैंपल ले लूंगी, मैं कोई सोच समझ के नहीं करूंगी, रैंडमली आधे लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दूंगी, रैंडमली आधे लोगों को कंट्रोल ग्रुप में डाल दूंगी। ये क्या होती है, रैंडमाइजेशन होती है। क्या आपने कोई चीज अपनी मर्जी से मैनिपुलेट नहीं की, रैंडमली सारा कुछ किया, ठीक हो गया। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं आपकी कंट्रोल ग्रुप बनाने की, एक मैच फिलिंग और दूसरी रैंडमाइजेशन। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की क्या लिमिटेशन या क्या डिसएडवांटेज है, या एक्सपेरिमेंट वाली साइकोलॉजी को अप्लाई करते हो क्या क्या मसले आते हैं। पहला तो ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, आपका ग्रुप बनाना, उनको ऑब्जर्व करना, आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर जिस तरह से आप जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके बिहेवियर में थोड़ी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, इसी तरह आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी। उसके बाद क्या है, आप जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन को लेबोरेटरी में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा ये कि एब्सोल्यूट कंट्रोल यानी कंप्लीटली किसी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल। आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो बट कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा ये कि आपके रियल लाइफ सिचुएशन को ऐसे जो है वो एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी में अप्लाई करना कोई जस्टिफाइड नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास एक मेथड, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है कि आप जो है वो कोई सर्टेन केस, कोई क्रिमिनल केस था, आपने उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया, आपने उससे पूछा कि क्या आपके इस एक्टिविटी के पीछे क्या जो है वो आपके माइंड में था, आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर्सन से ली। या फॉर एग्जांपल कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, तो आपने उसकी जो है वो सारी क्लिनिकल हिस्ट्री ली, आपने केस स्टडी की कि ऐसे ऐसे कंडीशन होगी तो पर्सन के बिहेवियर पे ऐसा ऐसा इफेक्ट आ सकता है। आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हो, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, वो पर्सन खुद एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसके पेरेंट्स और फैमिली आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आप उसके फ्रेंड से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, स्कूल टीचर से, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके थोड़ा आसपास रहता हो, आप उससे इंफॉर्मेशन लेके केस स्टडी कर सकते हो। और फिर क्या करते हो कि आप उसकी एक जो है वो लिस्टिंग देके बता देते हो कि ये आपके इस कंडीशन में होगा। ओके, तो अब लिमिटेशन क्या है केस स्टडी की, ये भी आपको एक्सपेंसिव है समहाउ, इसमें टाइम बहुत लगता है, इसके लिए भी आपको ट्रेन कोई पर्सन चाहिए। दूसरा ये कि जो अगर कोई मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी को ऑब्जर्व करूँ तो समहाउ बाइस आ सकते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन में या मेरी केस स्टडी में। दूसरा ये कि आप जिनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो क्या पता वो आपको गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। या फिर ये कि जिससे मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ वो विलिंग ही नहीं है मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या है केस स्टडी में ये मसला आ सकता है। उसके बाद आता है आपके पास अदर मेथड। अदर मेथड कौन कौन से आप साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हो। एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बताया था कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने अंदर झांकना, लुकिंग विद इन योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने अंदर झांकते हो, आप देखते हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच देखते हो कि मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कैसे सोल्यूशन देख रहा हूँ, क्या क्या सारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आता है। ये हाईली सब्जेक्टिव मेथड है, जो पर्सन है वो खुद अपने अंदर झांक के देखता है कि उसने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, या वो कैसे सोच रहा है, या उसका परसेप्शन कैसा है, ये सारा कुछ क्या आता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आता है। फिर एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या, आपने एक पर्सन को ले लिया और उसको कोई 10-15 साल के लिए फॉलो किया और आपने देखा कि थ्रू आउट लाइफ उसकी क्या डेवलपमेंट हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम आप एक पर्सन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, या इसको कोहोर्ट स्टडी भी कह सकते हैं। यानी आप एक पर्सन को साला साल फॉलो कर रहे हो, और बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म स्टडी होती है ये। उसके बाद आते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड में क्या होता है कि ना मैं डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन ले लूंगी और उनसे जो है वो डेटा कलेक्ट कर लूंगी। ऊपर तो ये था ना कि मैंने एक ही बच्चा लिया 5 साल की उम्र का, और उसको 14 साल की उम्र तक मैंने फॉलो किया और देखा कि थ्रू आउट लाइफ क्या क्या जो है वो चेंजेस आए उसकी बॉडी में, या उसकी फिजिकल मेंटल कोग्निटिव क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि मैं 5 साल का एक बच्चा ले लूंगी, एक 8 साल का ले लूंगी, 11 साल का, एक 14 साल का, और मैं उनकी जो है वो उनसे सारा डेटा कलेक्ट कर लूंगी, और मैं फिर क्लासीफाई कर लूंगी कि चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंट तक कैसे पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, 5 साल के बच्चे में क्या क्या चेंजेस थे, 8 साल में क्या थे, 14 साल में क्या थे, और फर्दर ऑन। तो ये क्या है, ये थोड़ी ज्यादा आसान है, ठीक है, मुझे साला साल फॉलो नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी कम टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है।
उसके बाद है ट्विन स्टडीज। ट्विन स्टडी में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स और फेटर्नल ट्विन की उनका माइंड कैसा सेम होता है, उनका सोचना कैसा सेम होता है, उनकी इंटेलिजेंस कैसे इफेक्ट होती है। ठीक है, ये सारा कुछ हम जो है ट्विन स्टडीज में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग जिनका डीएनए एक जैसा है, उनकी क्या मेंटल डेवलपमेंट एक जैसी होगी, हम उनको इन्वायरमेंट कैसी दे रहे हैं, इसका उनके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारा आप ट्विन स्टडीज में पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या करते हो कि लोगों से जनरल उनके परसेप्शन के बारे में पूछते हो। आप उनसे पूछते हो कि ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है, लोगों से पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या पसंद आया, क्या चीजें आपको इसमें लैक लग रही हैं। तो ये क्या होता है, सर्वे मेथड होता है। इसमें आप पर्सन से इंटरव्यू के जरिए भी उससे सारा डेटा गैदर कर सकते हो, या आप पर्सन को क्वेश्चन दे दो और उसको को फिल करे। ठीक है, टिक क्रॉस की फॉर्म में, या फिर एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री की फॉर्म में आप क्वेश्चनर फिल करवा सकते हो उस पर्सन से, ताकि आपको पता चल जाए कि पर्सन की अप्रोप्रिएट चॉइस क्या है। ओके, अब आपके पास लास्ट में टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर साइंसेस, के दूसरी साइंसेस के साथ साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले फिलोसफी और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। फिर फिलोसफी बेसिकली क्या होती है, फिलोसफी बेसिकली ये देखती है कि आपका स्टाइल ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, और साइकोलॉजी बेसिकली देखते हैं कि आपका बिहेवियर क्या है। तो बेसिकली फिलोसफिकल साइकोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि हम कोई लाइफस्टाइल कैसे अचीव कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर में कैसे मॉडिफिकेशन ला सकते हैं किसी पार्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, फिलोसफी और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप है। उसके बाद है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का रिलेशन। सोशियोलॉजी क्या होती है, किसी पर्सन का बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, या विद इन अ ग्रुप, एक पर्सन का क्या बिहेवियर होता है वो सोशियोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, और साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी किसी एक पर्सन के बिहेवियर को देखती है। सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होगी कि मुझ एक पर्सन का बिहेवियर एक सोसाइटी में कैसा होगा, वो क्या होगी, सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि देखती है कि किसी पार्टिकुलर सोसाइटी का कल्चर क्या है, उसका कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है, उनकी एंशियंट कल्चरल हिस्ट्री क्या है, वो सारा आप एंथ्रोपोलॉजी में देखते हो। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है, वो देखती है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में रहने वाले लोगों की साइकोलॉजी क्या है। कोई पर्सन यूरोप में रहता है, कोई पर्सन एशिया में रहता है, कोई पाकिस्तान रहता है, कोई इंडिया में रहता है, तो उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उनका माहौल कैसे इफेक्ट कर रहा है उनकी थिंकिंग को, या उनका कल्चर कैसे इफेक्ट कर रहा है उनकी थिंकिंग को। ठीक है, तो ये सारा हम क्या देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल साइकोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, या फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि नर्वसनेस, जब आप नर्वस हो तो आपका बीपी हाई हो जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपकी पल्स बाउंडिंग हो जाती है, आपको स्वेटिंग होने लग जाती है। ये सारा कुछ क्या है, आपकी मेंटल स्टेट का आपकी फिजिक पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या आपकी फिजिकल स्टेट का आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये हम सारा कुछ क्या देखते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद आते हैं फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। फिजिक्स एंड साइकोलॉजी बेसिकली ये है, फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल को देखते हैं कि हमारी फिजिक जो है वो कैसे काम करती है, उस पर फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई करके देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या साइको सॉरी फिजिक्स एंड साइकोलॉजी या साइको फिजिक्स बेसिकली क्या होगी, वो देखेगी कि हमारी जो है वो वर्ल्ड और हमारे सेंसरी डायमेंशन में दोनों में एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हम एनर्जी के लॉ या मैटर को और साइंस ऑफ मैटर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑन आर साइकोलॉजी। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी में हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे हॉर्मोन्स का, हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस का, हमारे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन सब का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं। सो ऑल दैट विल बी स्टडी अंडर दी बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। इस ब्रांच में हम उसको देखेंगे। उसके बाद है साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी। साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी में बेसिकली हम ना मेडिसिन और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए किसी साइको पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हम उसको ट्रीट करते हैं, या पर्सन जो नॉर्मल बिहेवियर के साथ आए हम उसको ट्रीट करते हैं। तो साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड काम करती हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में आप क्या करते हो, काउंसलिंग के प्रिंसिपल, डिफरेंट थेराप्यूटिक टेक्निक्स को अप्लाई करते हो। साइकियाट्री में आप उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी उनके लिए रिटर्न में मेडिसिन देते हो कि ये मेडिसिन आप खाओ ताकि आपका जो है वो मेंटल लेवल दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आए।
लास्ट में आपके पास है नर्सिंग एंड साइकोलॉजी। ये तो मैं आप लोगों को बहुत आम लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि जब आपने नर्सिंग एंड साइकोलॉजी को देखना है ना, तो आपके पास चार बेसिकली तीन हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, एंड लास्ट में अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ठीक है, ये आपके पास आएगा, आपके पास अंडर दी साइकोलॉजी एंड नर्सिंग। ठीक है, तो जब आप एक नर्स होती है ना, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पेशेंट को समझ सको कि ये साइकेट्रिक कंडीशन के साथ मेरे पास पेशेंट आएगा, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे लेके चलना है। तो अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के लिए आपके पास साइकोलॉजी जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरा आपके पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को नहीं ना समझ सकते, तब तक आप दूसरों को नहीं समझ सकते। आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, आपके वीक पॉइंट क्या है, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग जो है वो इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सको। तो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अंडरस्टैंडिंग अदर्स में आप क्या करोगे, आप दूसरों को समझोगे। जो पेशेंट के आसपास लोग हैं, फैमिली है या इन्वायरमेंट है, इन सबको आप समझ सकोगे, तो आप अपनी जो भी कंडीशन है उसको अच्छे से कैरी ऑन कर सकोगे। ये आपके पास यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।